नमस्कार दोस्तों। यूं तो देश में हजारों सामाजिक संगठन हैं, लेकिन अभी बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने मिलकर एक संगठन बनाया है जिसका नाम है सामाजिक महापरिवर्तन संगठन। इसमें बहुत बड़े बड़े चीफ जस्टिस, समाज सुधारक, एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर शामिल हैं। इसका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 2 अक्टूबर को लखनऊ में होने जा रहा है। इसमें कोर कमेटी के सदस्य जहार सिंह कश्यप साहब, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट की हैसियत से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनसे इस संगठन के बनाने के बारे में, इसकी कार्यप्रणाली, इसकी गतिविधियों और इसके लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देंगे। तो आइए मिलते हैं जहार सिंह कश्यप एडवोकेट साहब से। नमस्कार कश्यप साहब। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि इस संगठन का मेन उद्देश्य क्या है और ये संगठन का नाम अंग्रेजी और हिंदी दोनों में क्या है और ये कब गठित हुआ, इसके बारे में कुछ बताएं। ये 25 जुलाई 2021 को ये आंध्रा भवन में इसका गठन हुआ जी। और इसका हिंदी में नाम है सामाजिक महापरिवर्तन संगठन जी। इंग्लिश में नाम है सोशल रेवोल्यूशन अलायंस जी। इसका उद्देश्य ये है कि देश के अंदर बहुत से संगठन चल रहे हैं जी। उन सभी संगठनों को इकट्ठा करके जो नेशनल इशू हैं जी। और वो नेशनल इशू बहुसंख्यक लोगों के हित में हैं जी। उन बहुसंख्यक जो इशू हित में हैं उनको चेतना और जागृति करके हम सभी जितने भी संगठन हैं एसआरए के अंदर इकट्ठे होकर के उसको आवाज उठाएंगे और उसको समस्या का समाधान करने के लिए ये संगठन बना है। अभी इस संगठन में कुल कितने लोग निजी तौर पर इस संगठन में हैं और कितने अन्य संगठन इसमें जुड़े हैं, उसके बारे में बताएं। हाँ, करीब इसमें तो काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं। और दूसरा जिसमें अभी ऑल ओवर इंडिया की जो मीटिंग हुई थी उसमें 101 जी ऑल ओवर इंडिया से सामाजिक संगठन आए थे जी, जिसमें बहुत अच्छा जो काम कर रहे हैं वो लोग जुड़े हुए हैं जी। और उत्तर प्रदेश में भी हम लोग यही करने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस संगठन की ज़रूरत क्यों पड़ी और आपके हिसाब से, आपके संगठन के हिसाब से इस वक्त हमारे देश में मुख्य समस्याएं क्या हैं? इस समय सबसे बड़ी समस्या है कि जो प्राइवेटेशन हो रहा है जी, वो प्राइवेटेशन पे कोई ऐसा संगठन है, राजनीतिक पार्टी कुछ कर नहीं पा रही है, नंबर 1। नंबर 2, जो इन्होंने एजुकेशन का प्राइवेटेशन किया है जी, उससे 70% जनता तो अभी जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती थी वो तो बेचारे बच्चों की लगभग पढ़ाई समाप्त हो गई। देश की 70% जनता जी, अगर अशिक्षित रहेगी तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जो प्राइवेटेशन कर दिया है, हमारा मानना है कि प्राइवेटेशन एजुकेशन का नहीं होना चाहिए। इसमें समान, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए हर देश के हर नागरिक को जो आवश्यकता है। सर ठीक है, लेकिन हमें आप 1 बाय 1 करके कुछ प्रमुख समस्याएं, आपका संगठन और आज जितने सीनियर जस्टिस और सब बैठे हुए हैं इसमें लोग संगठनों को जोड़ा है, आप हमें सिर्फ जो है शॉर्ट में पहले लिस्टिंग कर दीजिए तो मैं सवाल करूं उस हिसाब से। आपके हिसाब से इस वक्त देश की प्रमुख समस्याएं क्या हैं जो सीधे जनमानस पे नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं? हाँ, उसमें नंबर 1 है कि जाति आधारित गिनती न होने के कारण अगर सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है तो इसमें ओबीसी को, जिसकी जनसंख्या आधे से ज्यादा है, जब उसके लिए किसी प्रकार का गणना नहीं है तो उसके किसी प्रकार के विकास की कोई बात तय नहीं हो पाती है। जब लोग कोर्ट में जाते हैं तो कहते हैं साहब तुम्हारी गणना नहीं है। फिर आपको मैं बीच में टोकूंगा, आपसे मैं फिर सवाल नहीं कर पाऊंगा। आप हमें पहले लिस्टिंग कर दीजिए कि ये 10 समस्याएं हैं और फिर एक एक समस्या पे आप बात कीजिए तो मैं उस पर क्रॉस क्वेश्चन करूं। इस पे मेरे क्रॉस क्वेश्चन बहुत निकल रहे हैं जो आपने अभी बताया। ओबीसी की जनसंख्या, ओबीसी भी तो जागरूक नहीं है। मैं आप पहले हमें लिस्ट कर दीजिए, आप समझिए। पहला ये है कि ओबीसी के साथ सभी जातियों की गणना होनी चाहिए जी। दूसरा ये है कि ओबीसी के, फिर सर आप डिटेल में जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप डिटेल में नहीं जा रहे हैं। कारण बता रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे हैं। सर सुन तो लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि
आप समझिए बात को। जी, मैं जी, जनता हाँ, में आपके संगठन की सही तस्वीर जाए इसलिए मैं सीक्वेंस जी, बना जी, रहा हूँ। जी, जैसे जी, मान जी, लीजिए एक जनसंख्या, एक ये हो गई कि ओबीसी और अन्य जातियों की जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, दूसरा शिक्षा समान होना चाहिए, तीसरा स्वास्थ्य में होना चाहिए, चौथा प्राइवेटाइजेशन नहीं होना। इस तरह से आप आपकी नजरों अच्छा, में हम आपका भी तो टेस्ट लेंगे। ठीक है, हम ठीक वो है सर। पत्रकार नहीं कि जो आप बोलिए अब मैं वो सुनाता जाऊं। मैं हाँ, नहीं, जो नहीं, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ उसका पहले जवाब आ नहीं रहा है और आप हाँ, उसको लेंदी कर रहे हैं, तो फिर कैसे बात बनेगी, जनता भी हाँ, नहीं नहीं, समझ देखो पाएगी। हमारे, हाँ, आप हमारे तो वो पहला, एडवोकेट हैं, जी, जी, एनेक्चर हाँ, 1 2 ठीक है, 3 4 जो है जज जो है पूरी ठीक, फाइल ठीक, पढ़ता है ना, तो आप ठीक, पहले ठीक, एनेक्चर बताइए, डिटेल हम पूछेंगे आपसे। ठीक, 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 आप ठीक, फिर सवाल पूछ रहा हूँ मैं, ये सब काट दूंगा हाँ, ठीक, एडिटिंग में। हाँ, हाँ, पहला ठीक, सवाल मेरा यही है कि आपके संगठन, वो आपने बता दिया उद्देश्य और क्या, हम्म, आपकी नजरों में हम्म, मुख्य समस्याएं क्या हैं और आपका एजेंडा क्या है, उनको आप कैसे हल करेंगे नंबर वाइज। उन समस्याओं को आप पहले बताएं, मैं ये भी तो जानना चाहूंगा कि आप क्या क्या मुद्दे उठाएंगे, वो बताइए अब आप। ठीक। पहली तो है देश की सभी की जात आधार गिनती होनी चाहिए। ओके, दूसरा। दूसरा है कि जनसंख्या के अनुसार ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है। तीसरा है जो शिक्षा का प्राइवेटेशन किया है वो प्राइवेटेशन समाप्त होना चाहिए। ठीक। तीसरा है कि ईडब्ल्यूएस में जो जी केवल श्रवण बिरादरी को आरक्षण मिलता है जी। उसे परिवर्तित करके हर बिरादरी जो जिस बिरादरी या जिस वर्ग या धर्म की हो उसको पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है। हाँ, चौथा ये है कि जिस प्रकार से देश के अंदर तमाम धर्म के नाम से जो दुनिया भर का आतंकवाद सा फैल रहा है उसको सरकार कंट्रोल करें। ठीक है। हाँ, चौथा है कि देश में जो अधिकार वंचित समाज है उसकी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, उनको निदान करने के लिए सरकार को विशेष सुविधाएं देने के लिए विशेष कानून बनाना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद है कि देश के अंदर जो न्यायपालिका है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति है उसमें भी एक आयोग बने, जी, जुडिशरी आयोग बने और जुडिशरी आयोग के अनुसार उसमें आरक्षण लागू हो। हर समाज का, हर वर्ग का, हर धर्म का वहाँ पर जाना चाहिए। जी, ठीक है। और हाँ, इसके अलावा कोई समस्या नहीं है आपके हिसाब अब समस्या तो बहुत ज़्यादा है से? लेकिन हम मतलब आप इनको टेकअप करेंगे पहले। हाँ, हाँ, ठीक, अब 1 बाय 1 बताइए। अब आप जो बात कह रहे हैं, अब मेरा सवाल इस पे बनता है, आप जो ये बात कह रहे हैं कि आपने 6-7 समस्याएं बताई, हाँ, हाँ, ठीक। अब आप जो है जातिगत आधार पे जनगणना की बात कर रहे हैं। जनगणना तो जो है मनमोहन सिंह साहब ने जो है की थी 2011 में जो हुई थी, तो उसको प्रकाशित नहीं की गई, पहली चीज। तो आप तो पहले तो सरकार से वो मांग करें कि प्रकाशित करें कि दोबारा से फिर करवाएंगे, उसको ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं? पहला सवाल, इसका जवाब दीजिए पहले। वो जो 2011 में हुई उसको प्रकाशित करना चाहिए था लेकिन वो प्रकाशित नहीं किए हैं और 2011 के बाद रेगुलर होनी चाहिए। जैसे एससी और एसटी की जनगणना जाति के आधार पर होती है, अन्य की धर्म के नाम पर होती है, वो खत्म कर करके जाति के आधार पर जनगणना करना चाहिए। और जो जातियां बहुत पीछे रह गई हैं उनको विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि वो राष्ट्र की मुख्य धारा में आ जाए, चाहे वो किसी धर्म के हों, चाहे वो किसी जाति के हों, चाहे वो किसी क्षेत्र के हों। इसलिए गणना जाति के आधार पर अनिवार्य है, उद्देश्य इसमें। जी, अच्छा ये बताइए कि अब जो है आपके संगठन में इस वक्त जो लोग हैं वो कितने सामाजिक संगठन हैं, उनकी संख्या बताइए आप। हाँ, हमारे पूरे देश के अंदर जो आंध्रा प्रदेश भवन में जो मीटिंग हुई थी उसमें 101 संगठन ऑल ओवर इंडिया से आए थे। संगठन आए थे? संगठन आए थे, ये संगठनों का संगठन है। SRA। अच्छा, 101 संगठन आए थे। और उत्तर प्रदेश के अंदर हम जो 2 तारीख को कर रहे हैं करीब हमारे 50-60 संगठन जो यूपी के हैं वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। सर एक चीज बताइए, संगठन इकट्ठा कर लिए हैं 101, ये बहुत अच्छी बात है, उपलब्धि है, लेकिन जब तक के सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, पंचायत में, निगमों में, विधानसभाओं में और संसद में, दोनों सदनों में, तब तक आप जो है सरकार से इन जो आपने बिंदु बताए 7-8, इस पे कैसे पार पाओगे और इस कानूनों को कैसे बनाओगे और कैसे जो है इसको इम्प्लीमेंट करवाओगे आप? इसका जवाब दे दो आप। हाँ, हम ये चाहते हैं कि जो संगठन है वो इसमें देश के अंदर करीब 90% समाज में जो अधिकार वंचित समाज है और धर्म के नाम से दुनिया भर का करते हैं उनमें 90% जनता में चेतना और जागृति नहीं।
जी। हम ये सोचते हैं चेतना जागृति आए और आगे आने वाली पीढ़ी जो अधिकार वंचित समाज है। आपने फिर सवाल घुमा दिया, मैं सीधा सवाल जानना चाह रहा हूँ। आप, मेरा जो क्वेश्चन ये है वो ये है कि अभी भी SC ST OBC माइनॉरिटीज और वंचित समाज के लोग हैं, जागरूक हैं, लेकिन वो अलग अलग पार्टियों में, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, जनता पार्टी और ये आपका जनता दल यूनाइटेड और जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, सपा, बसपा, कांग्रेस, स्थानीय क्षेत्रीय पार्टियों में लगे हुए हैं और वो अपना लाभ उठा रहे हैं। सरकार चलाने वाले राजनीतिक दल जो है सभी जातियों का मिश्रण करके सत्ता हथिया लेते हैं। उस स्थिति से आप कैसे पार पाएंगे ये बताइए आप। वो लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे तो OBC के बहुत से लोग हैं, कितने सांसद हैं, 100 से ऊपर सांसद SC ST OBC के हैं पूरे देश में। कहाँ उनका भला हो पा रहा है? मुस्लिम सांसद जो है इस वक्त 23 हैं, उनका कहाँ भला हो पा रहा है? मेरा सवाल वो है, उसका जवाब दीजिए। वो हल कैसे होगा? जागरूक तो आप भी कल को जो MP बन जाओगे तो आप क्या करो? मेरा सवाल ये है कि जब तक के आप लोग जो है कानून के बदलने की बात तो अलग है, सबसे बड़ी चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है इलेक्शन सिस्टम होता है। जब तक के इलेक्शन सिस्टम नहीं सही होगा, जब तक के आप कोई चीज सही नहीं कर सकते, क्योंकि सारा भ्रष्टाचार अव्यवस्था तो वहीं से होता है। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि आपका मेन लक्ष्य क्या है? आप क्या करोगे और कैसे करोगे? अभी भी लोग हैं, कश्यप साहब भी हैं, ना जाने कितने जस्टिस हैं, कितने IAS PCS रिटायर्ड होके जो है अपनी अपनी संगठन और NGO और राजनीतिक दल बनाए हुए हैं। मेन मुद्दे की बात ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना जो है इस वक्त कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्यों जो है न्याय नहीं हो पाता है लोगों के खिलाफ? आप वकील हैं, आप ये बताइए। IPS अमिताभ ठाकुर को उठा के जो जेल में जिस तरह से बंद कर दिया गया, उस पे भी तो जो है मतलब बोलना चाहिए संगठनों को। जायज के लिए खड़ा होना भी तो एक सामाजिक दायित्व है हम लोगों का। हम लोग तो जो है SC ST OBC माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं। अमिताभ ठाकुर मान लो ठाकुर है, अन्याय हो रहा है या उसको कोई प्रताड़ित कर रहा है तो भी बोलना चाहिए। समाज का उत्थान तब हो सकता है जब समाज में लोग जो है सही को सही और गलत को गलत कहें। मीडिया की हालत भी इसीलिए खराब है कि पिक चूज करते हैं। मोदी जी अपने लोगों को तो छोड़ देते हैं, ठीक, और दूसरे लोगों को प्रताड़ित करते हैं ED CBI और सुप्रीम कोर्ट और पुलिस से। यही कांग्रेस करती थी, तो व्यवस्था कैसे बदलेगी सर? मैं ये सवाल फिर पूछूं, इस पे जरा डिटेल से प्रकाश डालिए आप। ये 101 संगठन जो है क्या करेंगे? अब जैसे 5 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में है, मणिपुर में है, गोवा में है, ये 4 हो गए, उत्तराखंड हो गए। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। चुनाव में आपका संगठनों का समूह क्या इम्पैक्ट डालेगा और क्या योजना है इन राज्यों में, इस पे बता दीजिए जरा। अब वो राजनीति के विषय में तो हम लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। हमारा एक मानना ये है कि जब तक सामाजिक तरीके से लोग इकट्ठे नहीं होंगे और स्वार्थ और जो ये स्वार्थी और बेईमानी भ्रष्टाचार जो समाज में लोग पैदा हो गए, वो भाजपा, कांग्रेस और तमाम प्रकार की पार्टियां बनाए घूम रहे हैं जी। चेतना और जागृति अगर आ जाए समाज के अंदर तो हम चाहते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी ऐसे लोग राजनीति में जाएं। वही हम लोग करने जा रहे हैं कि जो ईमानदार हों, निष्ठा हों, समर्पित हों, जो गरीबों, चाहे वो किसी धर्म जाति के हों, एक देश के अंदर सबको समान तरीके से माने, समान शिक्षा दें, सम्मान करें, न्यायपालिका में उनकी भागीदारी हो, तो इस प्रकार से देश चल सकता है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में आप जो है पार्टी से ऊपर उठकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखकर जनता वोट करे, इसके लिए कोई अभियान चलाएंगे? हाँ, वो इसीलिए तो हम लोग 4-5 सब्जेक्ट पर चर्चा करा रहे हैं। तो अगर ये चीजें नहीं हो पा रही तो आप सोचो कि आपको कहाँ पर जाना है जी। क्यों हम लोगों के साथ गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं और भी लोग हैं, तो हम डायरेक्ट किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करना या विरोध करना जी हम लोगों ने ये नहीं मान किया है अभी। और हम लोग अब एक ही बात चाहते हैं कि जो हम लोग सब्जेक्ट लेके लोगों के पास जा रहे हैं जी और उनसे सब्जेक्ट के विषय में चर्चा करते हैं तो उनका निर्णय स्वतः आ जाता है कि कौन सी पार्टी देश हित में। वर्तमान समय में सभी पार्टियां ठीक नहीं हैं, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। कितनी पार्टियां हैं सब बेकार हैं, लेकिन उनमें में से खराब में से भी कोई अच्छी पार्टी हो जी तो हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार जो समझाते हैं तो वो लोग निर्णय लेंगे। अगर कश्यप साहब कोई पार्टी ये कहती है कि जो आपके 101 संगठनों के समूह का मकसद और उद्देश्य है, हम उस बिहाफ पे ही चुनाव लड़ेंगे
और कैंडिडेट भी आप लोग जिसको कह दोगे कि इस आदमी को जो है चुनाव में उतारा जाए, स्वच्छ छवि का है, तब आप लोगों का क्या निर्णय होगा? तो वो तो उसे स्वतः ही, अगर जो हमारी डिमांड मांग है और उसको पूरा करते हैं और हम जो लोग चाहते हैं देश के लिए करते हैं, तो उसे तो वो तो ऑटोमेटिक मिले। और तो मिलना भी आपकी चाहिए नजर जनता में को। ऐसी कोई पार्टी है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में चिन्हित किया आप लोगों ने, या वर्तमान सभी में पार्टियों में से किसी अच्छे लोगों को ही आप चाहेंगे, ये बता दीजिए। हाँ भाई, एक तो पार्टी बहुत बढ़िया है, हम उसका समर्थन तो नहीं कर सकते कि सामाजिक चलाते हैं, लेकिन वो तमिलनाडु के स्टालिन है जी। वो राष्ट्र और देश हित को ध्यान में रख के काम करते हैं। वो किसी का चाहे फायदा हो चाहे नुकसान हो, लेकिन जो राष्ट्र और समाज के हित में है वो कार्य करते हैं, तो हमें उन्हें अच्छा मानते जी। हैं। नहीं, स्टालिन साहब तो मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन अभी जिन 5 राज्यों में हो रहा है उसमें जो है उनकी पार्टी तो चुनाव लड़ नहीं रही है, खास तौर से किसी एक में हाँ, लड़ नहीं रही नहीं है। लड़। तो इनमें आप लोग क्या कोई रणनीति बनाएंगे कि अब अभी विचार हम लोग डायरेक्ट किसी पार्टी को समर्थन करना या डायरेक्ट किसी का विरोध करना, ये अभी हम लोगों ने तय नहीं किया है। इस इलेक्शन में जो हम लोग चेतना जागृति पैदा कर रहे हैं उसमें स्वतः लोग निर्णय ले रहे हैं और लेंगे। अच्छा, आप लखनऊ की उस पे मीटिंग पे आ जाए। लखनऊ में मेन एजेंडा क्या है जो 2 अक्टूबर को बैठक है? हाँ, 2 अक्टूबर को हम जितने भी संगठन हम लोगों के संपर्क में हैं हम बुला रहे हैं। हम हैं, एक दद्दू प्रसाद भी हैं और एक तो श्रीकांत पाल हैं, कई लोग हैं, बहुत एक जस्टिस बीरेन सिंह भी हैं, काफी लोग लगे हुए हैं जी। हमारे इसमें 4-5 मुद्दे हैं। पहला है ओबीसी की गिनती करो, जनसंख्या के अनुसार ओबीसी को आरक्षण दो जी। दूसरा हमारा है कि ईडब्ल्यूएस को जी। आपने केवल श्रवण बिरादरी के लिए निश्चित किया है, वो खत्म करके सारे देश के जो गरीब हैं उनको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। जी। तीसरा हमारा है कि आप जो एजुकेशन को समान, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा घोषित करनी चाहिए। जी। चौथा है कि देश के अंदर जो जनसंख्या के अनुसार आरक्षण देके ओबीसी का आरक्षण का वर्गीकरण कर। सर समझ गए। अब मैं एक सवाल और कि सब सर लोग इसमें एक मिनट और मुझे, क्या हम इसके लिए चेतना और जागृति करने के लिए समाज में सेमिनार, वॉल राइटिंग और सभाएं करेंगे, ताकि अंदर जो हम लोग ये कह रहे हैं, हम लोग इस विषय पर लोगों के अंदर जानकारी पैदा हो, जानकारी पैदा करके संघर्ष करने की तैयारी हो। अब एक सवाल इसी में, हाँ, जब हर आदमी आरक्षण मांग रहा है अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से, आजाद हुए 75 साल हो गए देश को, बैकलॉग तो जिन लोगों को आरक्षण ऑलरेडी मिल रहा है, SC ST OBC को जितना भी, वो बैकलॉग आज भी खाली मतलब भरा नहीं गया है। सरकारें जो है उनको देती नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जातिगत जनगणना करके अगर सबको आरक्षण की श्रेणी में आपकी मांग मान भी ली जाए और सरकार में इच्छा शक्ति ही नहीं है, वो सब चीज निजी किए दे रही है, तो ऐसे आरक्षण का क्या फायदा है? इस पे आप जवाब दे दीजिए। हाँ, बिल्कुल सच कह रहे हैं। हम प्राइवेटाइजेशन का भी तो विरोध करते हैं। दूसरी बात, एक बात कहना चाहते हैं, ये सच्चाई है। संविधान के अनुसार एक अनुच्छेद 15-16 में लिखा है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा शब्द किया, बैकवर्ड यूज किया गया है। जी जी। पिछड़े वर्ग के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व कायम करने के लायक दिया जाता है। जी। जो MLA, जो MP, जो डॉक्टर, जो वकील, जो प्रोफेसर, जो IAS IPS अधिकारी इस वर्ग के लोग बने जी, वो समाज के प्रतिनिधि हैं। वो प्रतिनिधित्व न करके वो अपना स्वार्थ में काम करते हैं जी। वो सच्चाई से जो संविधान में उन्हें ताकत मिली है नहीं करते। दूसरा ये बात सच है कि जिन लोगों ने देश के अधिकार वंचित समाज को सताया, परेशान किया, वही लोग आज सत्ता में हैं। कश्यप साहब, मैं समझ गया। मैं एक सवाल आपसे यहीं पे पूछना चाहता हूँ सर, कि अगर मान लीजिए सरकार ने जैसे आरक्षण अभी लोगों को चल रहा है वैसे ही जो है OBC को और जातियों को उनकी जनसंख्या, धर्म, जात के हिसाब से आरक्षण मतलब जनगणना करके आरक्षण दे दिया, मान लीजिए, और वो आरक्षण में उसके पदों को जो है भरा ना जाए, तो ऐसे आरक्षण का क्या मतलब है? इसका जवाब दे दीजिए। ऐसे आरक्षण का बिल्कुल सच कह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए 71 साल संविधान बनने के बाद जो बैकलॉग हुआ, जो उन्होंने पूर्ति नहीं की, वो गलत है। वो जनता इस बात को समझाने के लिए ही हम लोग समाज में जा रहे हैं
और अब सामाजिक संगठन से इसलिए जा रहे हैं, हर पार्टी का आदमी हमारे साथ आता है जी। अगर हम पार्टी को किसी को समर्थन करेंगे तो दूसरे पार्टी वाले हमारे पास ही नहीं आएंगे। तो हमारी जो देश के प्रति सच्चाई है, तो यार देश में 71 साल संविधान बनने के बाद क्या हुआ, एक बात और आपसे बताना चाहते हैं। भारतीय संविधान का मंशा जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देना जी। एससी को 15% को 15% दिया जी। एसटी को 7.5% 7.5% दिया जी। अभी आपने ये सरकार ने जी। जिसकी जनसंख्या 7.5-8% है, हम एक बता रहे 52% ओबीसी को, 18% आप अल्पसंख्यक को जोड़ लो जी। और इसको 22% कहीं आरक्षण इसका है एससी एसटी का जोड़ लो तो 92% पड़ता है जी। 8% को संविधान में संशोधन करके इन्होंने ईडब्ल्यूएस के नाम से जी। सवर्ण को आरक्षण दे दिया जी। तो 52% जो 1931 की जनगणना के अनुसार है, इस समय तो 60% होगा, तो 52% को 27% जी। ये तो अगेंस्ट संविधान है, अगेंस्ट नेशन है और ये तो पूरे प्रकाश को अगेंस्ट संविधान, अगेंस्ट लोकतंत्र, अगेंस्ट राष्ट्र है। तो इस पे जो है इसका मेन इतने महत्वपूर्ण मुद्दे का समाधान क्यों नहीं हो पाया? आप तो वकील भी हैं, वकील जस्टिस लोग जो है आपके साथ संगठन में हैं, क्यों नहीं हो पाया? ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, वो इसलिए नहीं हो पाया कि देखो जो सत्ता और शासन और प्रशासन में है वो वही लोग हैं जिन्होंने इनको न पढ़ने दिया, नहीं लिखने दिया, न संवाद करने दिया, न संवाद सुनने दिया, जानवर से बदतर जिंदगी जी। वो लोग सत्ता में हैं, इसलिए न तो संविधान की मंशा पूरी हुई, न संविधान का जो कोटा था वो पूरा हुआ। ये जनता में जब जाएगा तो ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करेंगे और वो लोग सत्ता पे बैठेंगे जो लोग वाकई में संविधान के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति सही सोच रखते हैं और ईमानदार हैं। ऐसा समाज बनाने के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत जो है धन्यवाद आपका, आपने वार्ता की।